शुभ प्रातः बच्चों। मैं मिस चंपा बिस्ट नवज्योति ग्लोबल स्कूल से आज आपको एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 2 के दूसरे पाठ दादी माँ को पढ़ाने जा रही हूँ। और इस कहानी के लेखक हैं या रचयिता हैं शिव प्रसाद सिंह जी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक ने एक बूढ़े शरीर को जो महसूस होती हैं समस्याएं उनके बारे में बात की है, और उस पर बाहरी लोग जो बात करते हैं उस पर बात की है। और वो इस कहानी में उनका एक केंद्र पात्र है दादी माँ, जो कि उनकी कहानी का शीर्षक भी है। वह उनके बारे में भी बता रहे हैं, उनकी कई तरह की बातें बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए, इसमें कवि जो है बूढ़े शरीर के बारे में बात कर रहा है, हालांकि वो भी बड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि शरीर में जब कमज़ोरी हो जाती है ना, जरा सी मुझे कमज़ोरी हो जाती है तो मुझे समस्या आने लग जाती है शरीर में। थोड़ी थोड़ी चीज़ पर शरीर बिगड़ने लगता है, मतलब कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, इस तरह से। तो कह रहा है कि गर्मी, यानी कि 20 साल की जो गर्मी मैंने सही, बरसात मैंने सही, बसंत मैंने देखा, तो उन सबको देखने के बाद भी मेरा मन प्रायः प्रसन्न नहीं रहता, अनमना सा यानी कि अजीब सा हो जाता है। मेरे जो शुभ चिंतक यानी कि जो मेरे हित में सोचते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, वो मेरे मित्र मुझे क्या करते हैं, वो मेरे मित्र जो हैं मुझे खुश करने के लिए मुझे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि इस डेट पर ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, इस तरह से। और पीठ के पीछे यानी कि जब वो मेरे सामने नहीं होते हैं, सामने जब होते हैं तो मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और मेरे पीठ के पीछे जब वो मेरे पास से चले जाते हैं तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और क्या कहते हैं कि बहुत कमज़ोर है और ज़रा सी प्रतिकूलता, यानी कि मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये घबराने लग गए, इस तरह से बोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब उनके बारे में नहीं सोचूंगा कि जो मेरे बारे में ऐसा गलत सोचते हैं, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, जाने दो, मैं अब नहीं सोचूंगा। पर लगातार मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, मतलब शरद में जो ठंडी ठंडी किरणें पड़ती हैं शरीर पर, स्वच्छ सी शीतल यानी कि शांति देने वाली, तो उनमें किसी की छाया जैसी दिखाई पड़ती है मुझे मेरी आंखों में। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं ना सोचूं बुढ़ापे के बारे में, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मैं ये ना सोचूं, लेकिन फिर भी मुझे किसी की धुंधली छाया ठंडी किरणों की तरह सामने दिखाई देती है। मुझे लगता है जैसे मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी जाड़ों के दिन, मेरे गांव के क्वार यानी कि बारिश के दिन। जैसे मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा हो, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ देती हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों में झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी ही बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई तथा गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है।
यानी कि वो कहते हैं कि जैसे क्वार के दिन आ जाते हैं, बारिश और जाड़ों के दिन के बीच में, तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है ना। बहुत बारिश होती है तो पानी ही पानी भर जाता है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई, ये एक प्रकार की घासें होती हैं जो जंगली घासें होती हैं, ये उस पानी में बहकर आती हैं और इनकी लंबी लंबी प्याज की जैसी जड़ें होती हैं, मोटी मोटी लंबी लंबी। तो वो क्या करती हैं, जिस जगह पर रुकती हैं, जिस पानी में रुकती हैं वहाँ पे सड़ने करने लगती हैं, और सूरज की जब गर्मी पड़ती है उस पानी पर, तो गर्मी से वो अजीब सी गंदी सी बदबू सी आती है उसमें से, विचित्र सी गंध, यानी कि एक अजीब सी गंध आती है, एक अजीब सी बदबू आती है। जब रास्ते में कीचड़ सूख गया जाता है तो जो जलाशय होते हैं, यानी कि जो तालाब होते हैं गाँव के, वो झाग भरे हो जाते हैं इनकी वजह से। और लड़के जो है इन झाग भरे उन जलाशयों में, तालाबों में खूब कूदते हैं, छप छप करके खूब कूदते हैं और मज़े लेते हैं। अपने अपने मौसम की अलग अलग बात होती है, आपको पता ही है भाई। जाड़ों के मौसम का अपना अलग मज़ा है, गर्मियों का अलग मज़ा है, बारिश का अपना अलग मज़ा होता है। तो कह रहा है कि आषाढ़ में अगर आम और जामुन ना मिले कोई बात नहीं है, चिंता ही नहीं है। अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। चैत के दिनों में लाई और गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं है ना। और गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में ये गंधपूर्ण जो झाग होता है, लेकिन जब ये बारिश और इसका जड़ का बीच का समय होता है, तो इन दिनों में अगर गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 दिन ही तो कूद सका था। तो भीतर ही भीतर उनको अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो 2 ही दिन कूदे थे और नहाए धोए तो बीमार हो गए उसी में। और हल्की बीमारी, वो कह रहे न जाने न जाने हल्की बीमारी क्या मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, खांसी के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन एक बार ऐसी चीज़ लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। तो कहने लगा कि इन मौसम में जो जो मौसम इन्होंने बताया कि जैसे आषाढ़ में आम जामुन ना मिले तो मुझे कोई बात नहीं, आंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं, चैत के दिनों में लाई यानी कि वो हरी सब्जी जो होती है और उसके साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो ये क्वार का महीना होता है, इसमें जब मुझे गंध भरे तालाब में नहाना पड़ता है तो मुझे उसमें बहुत बुरा लगता है। एक दिन ही कूद सका, अच्छा लगता है, मतलब एक दिन में कूदा, लेकिन 1 या 2 ही दिन में उसमें कूदा था कि नहा धोने के बाद में बीमार हो गया। और वैसे मुझे हल्की सी बीमारी न जाने क्यों अच्छी भी लगती है। थोड़ा थोड़ा सा ज्वर यानी कि ज्वर माने क्या होता है, बुखार। ज्वर माने बुखार। और साधारण दर्द यानी कि हल्का फुल्का दर्द हो। क्यों, अब ऐसा क्यों अच्छा लगता है लेखक को कि हल्का सा बुखार हो और सर में दर्द हो, क्योंकि जब वो होता है तो उसको खाने के लिए दिन भर नींबू मिलता है और साबू मिलता है। साबू एक प्रकार का अनाज होता है, लेकिन बहुत हल्का होता है, जो बीमार आदमी को ही दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा चीज़ नहीं हुई। ज्वर ज्वर जो था वो चढ़ा तो, लेकिन उतरा ही नहीं। और उनको रज़ाई के ऊपर रज़ाई उड़ाई गई, क्योंकि ठंड ज़्यादा महसूस होती है ज्वर में। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लगा तो रज़ाई के ऊपर दूसरी रज़ाई के ऊपर दूसरी रज़ाई, ऐसे तरह से उन्हें 1-2 रज़ाई उड़ाई गई, लेकिन बुखार नहीं उतरा। लेकिन रात 12 बजे उनका फिर बुखार उतरा और दिन में फिर वो चादर लपेट के सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी समय दादी माँ, जब वो चादर ओढ़ के दिन में लेटे थे तो वहाँ पर दादी माँ आई और वो नहा कर आई थी, वही वाले जल से जिसमें मैं कूदा था, झाग वाले जल में, उसी में वो कूदी। मेरी दादी कैसी हैं, लेखक बता रहे हैं कि मेरी दादी हैं दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों से के किनारों पर सक टपके हुए जल की शीतलता। यानी कि उनकी दादी का दिखने का तरीका देखो कैसा है, वो दुबली पतली हैं, वो सफ़ेद रंग की प्लेन साड़ी पहनती हैं, उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला है और उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, सन की तरह सफ़ेद हैं, और उनसे वही जल टपक रहा है और उस जल के टपकने से बहुत ठंडापन महसूस हो रहा है। तो जैसे ही वो आई मेरे पास, तो
टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ। किसका? लेखक का। लेखक यानी कि उस बच्चे का। आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के किसी अदृश्य 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 यानी कि जो दिखता नहीं है, उन्होंने आते ही क्या करा? पहले मेरा सर छुआ, फिर मेरा पेट छुआ। क्यों? ताकि वो मेरे बुखार को देख सके कि कितना बुखार है, तेज है, हल्का है, कैसा है। और उसके बाद उन्होंने अपने आंचल यानी कि जो उनका आंचल था, जो लास्ट में साड़ी में पीछे की ओर फेंकते ना औरतें, पल्ला, उसको उसमें कुछ बांधा था, उस गांठ को उन्होंने खोला और किसी अदृश्य शक्तिशाली यानी कि किसी न दिखने वाली ताकत के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और फिर उन्होंने क्या करा? उस चबूतरे की मिट्टी उठाई और मुंह में डाल ली और माथे पर भी लगा दी बच्चे के, मतलब लेखक के। दिन रात वो चारपाई के पास बैठी रहती। दिन रात वो चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब देखिए, दादी हैं, बड़ी हैं, तो उन्हें काफ़ी चिंता है बच्चे की ना, तो वो दिन भर क्या करती? मेरे पास ही चारपाई पर बैठी रहती और मुझे पंखा करती धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी से अजीब सा महसूस होता है। तो और पंखा करते करते वो मेरे हाथ पैरों को भी कपड़े से हिलाती रहती, सहलाती रहती, मलती रहती, और सर पर दालचीनी का लेप लगाती ताकि उससे ठंडक मिले। और 20 बार शरीर को छू छू करके मेरे बुखार का अनुमान लगाती कि कम है, तेज है, या अब नहीं आ रहा है, इस तरह से। हांडी 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 का हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी कि जो भी घर में थे सदस्य, उन सबसे बार बार पूछती। हांडी यानी कि मिट्टी का बर्तन, मटका जैसा, उसमें पानी आया कि नहीं, भी साफ़ पानी होता है वो, हांडी का पानी साफ़ स्वच्छ होता है ना, और हल्की ठंडक वाला होता है। और पीपल की छाल जो है उसको छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम से अच्छे से मिलाई है कि नहीं। वो लोग आते जाते पूछती रहती घर के लोगों से। कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यानी कि किसी और के घर कोई बीमार पड़ा है, वहाँ से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि हमारे घर में भी बीमार है, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए वो एकदम पूछती रहती, कोई बीमार आदमी के घर से तो नहीं आया हमारे घर में। इस तरह से प्रश्न पूछती रहती और घर वालों को बहुत परेशान कर देती। दादी दादी माँ दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, और जब कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, है ना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब दादी माँ हैं, गांव की बड़ी हैं, घर की बड़ी हैं, तो हर जगह पर उनकी बात मानी भी जाती, और उन्हें कई प्रकार के उस गांव, गेवई गांव की जो 50 किस्म थी दवाओं की, जड़ी बूटियों की जो होती ना, पेड़ पौधों को जड़ी बूटी भी बोलते हैं दवा वालों को, तो उनको काफ़ी अच्छी पहचान थी, उनको उन दवाओं के नाम भी याद थे। तो जब भी गांव में कोई बीमार हो जाता था तो वो उसके पास जाती थी, उस बीमार आदमी के पास, और उनका वही काम होता था जो इस वक्त वो मेरे साथ कर रही थी, यानी कि हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर उससे तबीयत जानना, फिर अनुमान लगाना कि इसको क्या दवाई दी जाए। वो भूत भगाने से लेकर के मलेरिया भगाना, सरमाज भगाना, निमोनिया, ये जो बीमारियां होती हैं इनका अनुमान लगा लेती थी पूरे विश्वास के साथ, और सुनाती भी थी कि इसको ये समस्या है और इसका ये निदान है। महामारी और विषुचिका के दिनों के रोज सवेरे महामारी और विषुचिका के दिनों वे रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई, कोई
उनसे सीख लें। यानी कि जिन दिनों महामारी होती थी, कोई ऐसी संक्रमित बीमारी आ जाती थी, तो उन दिनों वो क्या करती थी, रोज़ सवेरे फटाफट नहा धो के लवंग एक प्रकार का चूरन होता है और उसको गुड़ मिश्रित जलधार में मिलाती थी, और गूगल और एक प्रकार की धूप होती है उसको जलाती थी, ताकि उस धूप से जो है कीटाणु मरे, और वो जो जलधार है उससे क्या कहते हैं, आदमी की जो भी पीड़ित है उसको उसको ज़रा आराम मिले, है ना। और हर चीज़ की साफ सफाई का ध्यान रखती थी। दवा में दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो जैसे वो पागल हो जाती। अगर उन्हें घर में साफ सफाई नहीं दिखती, है ना, खिड़की दरवाजे साफ सुथरे, फर्श साफ सुथरा, ज़मीन साफ सुथरी नहीं दिखती, दवा आई है कि नहीं आई है, और अगर दवाओं में मिश्री शहद इत्यादि कुछ ख़त्म हो गया है, वो घर पे दोबारा आया कि नहीं, और घर में जो चादर हैं और जो भी हमारे बिछाने के हैं वो कपड़े, वो अगर साफ़ नहीं हुए हैं तो वो चिल्लाने लगती, बिल्कुल पागलों के जैसा बिहेव करती, कि मतलब अभी तक नहीं धोए हैं, गुस्सा करती, मतलब पागल हो जाती, मतलब गुस्सा हो जाती कि आपने अभी तक साफ़ सफाई नहीं करी है, घर में कोई बीमार है, इस तरह से ना। जैसे मामा भी करती ना, कोई बीमार होता है तो वो ठीक होता है तो तुरंत कपड़े धोते हैं और डेली भी उनके कपड़े साफ रखते हैं, ताकि बीमारी जल्दी से उनके शरीर को छोड़ दे। तो इस तरह से दादी माँ भी ऐसी करती। वो दवाइयों की जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती उसके फटाफट मंगाती, है ना, ताकि जो बीमार है उसको तुरंत दवा मिल जाए, और साफ़ सुथरे से क्या होगा, कीटाणु उससे दूर रहें, साफ़ सफाई होगी तो इस तरह से वो इन चीज़ों के पीछे काफ़ी लगी रहती। मुझे तो मुझे अब भी आता है, तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, बुखार तो मुझे अभी भी आता है, कह रहा वो, है ना। लेखक क्या कह रहा है कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। यानी कि जब दादी माँ बहुत कहने लगती हैं, घर में सबके ऊपर चिल्लाने लगती हैं, गुस्सा करने लगती हैं, तो क्या होता है कि बुखार तो मुझे आता है, लेकिन नौकर उसमें पानी भी दे जाता है चुपचाप। और जो भी महाराज यानी कि मेस महाराज यानी कि खाना बनाने वाले लोग जो घर में होते हैं, वो चुपचाप खिचड़ी पका के दे जाते हैं या साबू पका के दे जाते हैं। और डॉक्टर साहब आते हैं, फटाफट मेरी नाड़ी देख लेते हैं कि कैसी चल रही है, हल्की है, कम है या मध्यम है, और उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। और कुनैन जो है मलेरिया की दवाई होती है, ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, नीम से भी ज़्यादा कड़वी माना जाता है इसको। तो वो कुनैन मिक्सचर की शीशी की तितई के डर से बुखार भाग जाता है। जब कुनैन का मिक्सचर पिलाया जाता है किसी को ना, तो उसका हर तरीके का बुखार भाग जाता है, उसको काफ़ी समय तक बुखार नहीं आता है, ऐसा कहा जाता है। जिन लोगों को हुआ है उनका एक अनुभव है ये। तो वो भी लेखक भी आपको यही बता रहे हैं कि कुनैन मिक्सचर की शीशी की तितई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पर वो क्या कहता है, जब डर से जब बुखार भाग जाता है, पर मुझे उस बुखार को दोबारा देखने का या उस बुखार को दोबारा अपने शरीर में बुलाने का मन नहीं करता। अब आप वैसे भी देखिए, बीमारपन किसको पसंद होगा, कौन चाहेगा मैं बिस्तर में बैठे रहूँ ना और दवाइयाँ खाता रहूँ, और जो घर में सब लोग खा रहे हैं खाना वो ना खाऊं, कुछ नया पकवान बना तो मैं वो ना खाऊं, बीमारों जैसा खाना खाऊं। तो वो लेखक भी ये चाहता है कि कौन इस तरह से बीमार रहना चाहेगा। तो फिर उसके बाद देखिए लेखक क्या कहता है, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसियों के पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं। जान जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर काम पर काम पर काम पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण भी बन जाती। अब देखिए उनके घर में लेखक के घर में एक किशन भैया हैं उनसे बड़े, तो उनकी शादी हुई, ठीक है। तो दादी माँ को बहुत खुशी हुई कि दादी माँ बहुत खुश थी और वो बहुत मज़े ले रही थी, और दिन भर इस चक्कर में वो खुशी के मारे इधर उधर काम में लग रही थी और गायब रहती। तो सारा घर उन्होंने सर पे उठा लिया, सर पे उठा लिया मतलब कि
दिन भर चिल्लाना हर किसी पर, घर के परिवार के सदस्यों पर ना, कि आप ये काम करो, ऐसा करो, वो करो, ये इधर लाओ, वो उधर लगाओ, इस तरह से काम आपको पता ही शादी वाले घर में बहुत हो जाता है। तो वो भी पूरा दिन इधर से उधर चिल्लाती रहती है और सब ठीक ठाक कराती रहती। अब जब काम होता है, आपने देखा शादी ब्याह होते हैं तो पड़ोसन के लोग भी आते हैं, पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो भी आती हैं। जैसे आपके घर में शादी होती थी तो ऐसी आती होंगी ना, तो मम्मा चाय पानी भी करती है और संग में वो हाल चाल भी पूछती हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, काम में हाथ भी बटाती हैं। कहीं पर कुछ विचार हो तो वो विचार भी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, जब मोहल्ले की जब औरतें आती हैं तो दादी माँ को बुलाया जाता है। तो दादी जब बहुत बुलाया जाता तभी दादी माँ उनके सामने आती हैं। तो कहती हैं, दादी माँ क्या कहती हैं, बहन बुरा ना मानना, कि पड़ोसन से कह रही हैं वो, कि बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि शादी ब्याह का घर ठहरा, और अगर जब तक मैं अपने हाथ से ना करूँ तो होता ही नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर गायब रहती हूँ। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कर कुछ नहीं पाती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, पर जब वो किसी काम में नहीं होती थी तो उसके कारण देरी जरूर हो जाती थी। विलम्ब यानी कि देरी, अनुपस्थिति यानी कि गायब रहना, वहाँ पर उपस्थित न रहना। तो जब वो किसी काम में नहीं होती थी तो उस वजह से कभी कभी देरी भी हो जाती थी। ठीक है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। भारी निकसार में दादी माँ किसी किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुक्की रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, समय रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी, फिर भी किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेंगे, फसल कटेगी। तो देखिए उसमें फिर क्या हुआ, जब दादी माँ ने लोगों से कहा कि भाई शादी ब्याह का घर है, तो जब तक मैं काम नहीं करती तब तक कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन सब जानते हैं दादी माँ काम नहीं करती, लेकिन सिर्फ वो क्या है, काम बताती हैं। और लेकिन कभी कभी उनके ना आने से काम में देरी भी हो जाती है। तो लेखक बताते हैं कि उन्हीं दिनों, जब दिनों शादी हुई थी उन्हीं दिनों एक दिन लेखक जो है दोपहर में घर वापस आए। तो बाहरी निकसार मैंने कि घर के किनारे कोने पर एक दादी जो है किसी पर गुस्सा हो रही थी, बिगड़ रही थी, यानी कि गुस्सा हो रही थी, और वो किसी औरत से बात कर रही थी। बिगड़ रही थी यानी कि गुस्सा हो रही थी। और पास के कोने में दुक्की रामी की चाची खड़ी है। उन्होंने क्या देखा लेखक ने, कि पास में दुक्की नाम का कोई बच्चा है, उसकी चाची, दुक्की रामी की चाची खड़ी है। और वो उससे, दादी से क्या कह रही है, सो न होगा धन्नो। उससे कह रही है कि रुपए जो है, अब उन्होंने पैसे लिए होंगे ना दुक्की चाची ने, दुक्की रामी की चाची जो है उन्होंने पैसे लिए होंगे दादी माँ से किसी काम के लिए। तो इस समय दादी माँ उनसे पैसे मांग रही हैं। तो वो कह रही है कि भाई ऐसा नहीं होगा, रुपए आपको आज ही देने होंगे, क्योंकि मैंने जब तुम्हें प्रॉब्लम आई, जब तुम्हारी समस्या थी तो मैंने तुम्हें तुरंत पैसे दिए, और क्योंकि तुम सबके घरों में गई, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करी, उसमें मैंने तुम्हारी मदद करी, है ना। और अब मैं आपसे पैसा मांग रही हूँ, तो आप मुझे आजकल आजकल कह रही हो कि अब फसल कटेगी तो मैं दे दूँगी, अब फसल होगी तो दे दूँगी। तो वो कह रही है कि तुम्हारे कारण मैं क्या अब दूसरी फसल नहीं काटूँगी। नाराज़ हो रही हैं, गुस्सा हो रही हैं। ठीक है। मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों में झुक गई। जब दादी ने ऐसा बोला तो वो दो अपना आंचल फैला के दादी माँ के पैरों पे गिर गई। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगे तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा, यानी कि शादी कैसे होगी। अब उनके घर में भी, रामी चाची के घर में भी क्या है, बिटिया की, चाची के घर में भी बिटिया की शादी है। और वो उनसे, दादी माँ से क्या कर रही हैं, पैसे मांग रही हैं, उनसे कह रही हैं कि अगर आप शादी के पैसे नहीं देंगी तो उसका निस्तार कैसे होगा, यानी कि शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जब उसने ऐसा कहा तो दादी माँ पीछे हट गई और क्या बोली, दूर हटो मुझसे, क्योंकि मैं भी नहा के आई हूँ, मेरा पैर मत छुओ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे दो कभी। अब जब लेखक ने पीछे से ऐसा सुना तो वो दादी माँ के पास गए, उन्होंने कहा दे दो, गरीब है माँ, उसको पैसा दे दो दादी जी। तो वो बोली चल चल, चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए पर मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी का पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी को, अब देखिए
ये घटना जो है लेखक भी भूल गया कि दादी ने रामी की चाची को जो है पैसे नहीं दिए, वो रो रही थी। और मैंने भी कहा, समझाया दादी को, तो दादी ने मुझे भी हटा दिया रास्ते से, मुझे भी कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगी, है ना। तो उसके बाद कई दिनों बाद, लेखक एक दिन की बात है, रास्ते में उसे वही रामी की चाची मिली। तो उन्होंने दादी को पूतो फलो और नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वो दादी से कह रही थी आप खूब पूतो फलो और दूध नहाओ, इस तरह से आशीर्वाद दे रही थी, अच्छा आशीर्वाद दे रही थी रामी की चाची। तो मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो मैंने उनसे, उनका नाम था धन्नो, तो मैंने कह रहा, तो लेखक ने कहा कि मैंने उनसे पूछा चाची जी क्या बात है। तो उसने विहल होकर कहा, मतलब थोड़ा सा खुशी में जो रोता ना आदमी, उस तरह से, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 का नोट देकर बोली देखो देखन धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो धन्नो चाची ने फिर दादी की हकीकत बताई कि दादी ने उस समय तो पैसे नहीं दिए तुम्हारे सामने, लेकिन कल वो आई और उन्होंने जो पैसे मैंने उनको देने थे वो छोड़ दिए, और बल्कि उस वो पैसे लेने की बजाय उन्होंने 10 रुपये का नोट मुझे दे दिया। और क्या कहा, जैसे कि ये तुम्हारी बेटी है वैसे ही ये मेरी भी बेटी है, और कहीं भी समाज में इसकी हंसाई ना हो कुछ पैसों के लिए, तो इसलिए तुम इस पैसे को रख लो और काम चलाओ। और तो धन्नो चाची बोली कि तुम्हारी दादी क्या है बेटा, बिल्कुल देवता है। उस रोज उस रोज दादी माँ ने उस रोज दादी माँ ने उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटें भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। देखिए क्या हुआ फिर। उस रोज़ तो बहुत डांट पड़ी। लेखक क्या कह रहा है, जब मैंने उससे पूछा तो उसने, औरत ने बताया, धनु चाची ने बताया कि जब उस समय तो दादी ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन बड़े लोग हैं, है ना, तो उन्होंने डांट करके भी मुझे पैसे दिए। तो उन्होंने पैसे दिए और डांटा भी, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं हुई और मुझे लाभ ही हुआ। और मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसा, इस बात पर, मतलब जो उन्होंने बात कही उस बात पर मैं हंसा और आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और यह प्रायः एक ही कथा को हुआ करता है। अब देखिए, इस प्रसंग के बाद जब दादी माँ ने पैसे दिए, उस औरत ने दादी माँ को आशीर्वाद दिया, वो बात भी लेखक ने सुनी, और उसके बाद वो उस बात पर थोड़ा सा उनको हंसी आई और फिर वो चले गए। अब उस रोज के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर किशन का विवाह हुआ। तो किशन के विवाह में 4-5 रोज पहले से ही सारी औरतें रात रात भर जाग के गाना गाती हैं। तो विवाह की रात अभिनय भी होता है, मतलब कि थोड़ा सा जिसको आप एक्टिंग बोलते हैं वो भी होती है। और यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई देते हैं, यानी कि शादी और उसके बाद उनका बच्चा होना, पुत्रोत्पत्ति यानी कि की उत्पत्ति होना, यानी कि पुत्र का पैदा होना, लड़के का पैदा होना, ये सभी दृश्य उस नाटक में दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, उसमें जितने भी कलाकार होते हैं वो सब क्या होते हैं, औरतें ही निभाती हैं, चाहे वो आदमी का हो चाहे औरत का हो, सारे काम, सारे पार्ट जो हैं औरतें ही निभाती हैं उस अभिनय में। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने उस पर आपत्ति की।
अब देखिए क्या हुआ, जब किशन की शादी हुई तो औरतें रोज़ 4-5 दिन से रोज़ गाना गा रही हैं, रोज़ वहाँ पे। फिर एक गाना गाने के बाद विवाह की रात क्या होता है, वहाँ पे एक नाटक खेला जाता है जिसमें सारा रोल जो है, सारा अभिनय कौन करती हैं, औरतें ही करती हैं। उसमें आदमी बनने का काम भी औरतें ही करती हैं। और उसमें आदमी की शादी से लेकर उसके विवाहोत्पत्ति तक के सभी सीन या दृश्य दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि उसका बच्चा भी पैदा हो गया शादी के बाद, इस तरह से। तो अब लेखक बोले कि उस दौरान, उस किशन की शादी के दौरान मैं बहुत बीमार था, इस कारण मैं उनकी बारात में नहीं जा पाया। और उनका एक ममेरा भाई था राघव, वो दालान में यानी कि बाहर से बरामदे पे सो रहा था, और वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि वो इतनी देर में क्यों आया। दादी माँ बिगड़ी, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और परिया का तो मन एक सा ही होता है। तो दादी माँ ने क्या कहा कि आप इस लड़के पर मत बिगड़ो, लड़के से क्या शर्माना, लड़का और ब्राह्मण का तो मन भी एक ही जैसा होता है, यानी कि दोनों एक जैसे होते हैं, ऐसा मत उनसे मतलब शर्माओ मत। अब देखिए, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो बाहर निकाल कर बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। अब दादी माँ ने क्या करा, जैसे दालान पर मेरा भाई राघव सो रहा था, वैसे ही थोड़ी दूरी पर मुझे भी चारपाई में लेटा दिया और चादर उड़ा दिया, जबकि मैं जगा हुआ था। अब अगर मैं, और वहाँ पर जो बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, उसको सुन के बड़ी हंसी भी आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं ज़ोर से हंसूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि ये ठीक ठाक है और ये बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर नाटक करते करते भाभी, उसमें एक भाभी थी, उनकी बात पर हंसी आ गई, और हंसी आने से मेरा भांडाफोड़ हो गया, यानी कि मेरा भेद खुल गया। दम्बू देबू देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है बेचारा, रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो उतने में क्या हुआ, जब उन औरतों में से देबू की माँ ने जो है ये मेरी आवाज़ सुन ली, और उन्होंने मेरे ऊपर की चादर खींची और मेरी दादी से बोली, ये छोटा बच्चा है, ये कौन बच्चा है बेचारा जो सोया है और जो रो रहा है, मैं इसको दूध पिला दूँ। और ऐसा कह के वो लड़ने लगी। तो दादी माँ उस पर गुस्सा हुई, उन्होंने कहा लड़के से क्यों लगती हो, यानी कि लड़के से क्यों कहती हो ऐसा। सुबह रास्ते में सुबह फिर रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास आ खड़ा हुआ। जब सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली तो मैंने उनको चिढ़ाते हुए क्या कहा, लेखक ने, कि भाभी मैं कल वाला बच्चा हूँ जो जोर जोर से रो रहा था। और इतना कह के मैं फट से अपनी दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी कि जीवन दान, ठीक है। यानी कि मैंने अगर कुछ गलती की है तो मैं बड़ों को मैंने वो बात बता दी है तो वो हमें क्षमा कर देते हैं, यानी कि अभयदान दे देते हैं, हमारे प्राणों को छोड़ देते हैं, हमें दंड नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ। अक्सर वो कह रहा है कि ऐसा ही होता था कि जब हम कोई अपराध या गलती करते थे और दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते थे तो दादी माँ क्या करती थी, हमें छोड़ देती थी, हमें क्षमा कर देती थी। स्नेह और ममता स्नेह और ममता की स्नेह और ममता की मूर्ति स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा नाचता है नचाता है। तो कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, यानी कि दादी माँ इतना प्यार करती थी कि मेरी हर गलती पर मुझे माफ़ कर देती थी। तो वो कहता है कि मेरी दादी माँ जो है ममता की मूर्ति थी, और आज कैसी कैसी बातें उनके बारे में मालूम होती हैं। परिस्थिति का वात्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते सा नाच नचाता है। अब जब देखो जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती कि आदमी को फिर स्नेह नहीं देना पड़ता, मतलब वो जो है थोड़ा सा नकारात्मक सोच का हो जाता है,
उसके अंदर ममता भी खत्म हो जाती है, उसके अंदर स्नेह भी खत्म हो जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि परिस्थिति उसको वैसा काम करा देती है, परिस्थिति उसको गलत बना देती है, परिस्थिति उसको अच्छा बना देती है। तो इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार में उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। संसार देखो, अब जब उनके दादी के जो पति थे दादाजी, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद वो अकेली पड़ गई, तो वो बहुत उदास रहने लगी, क्योंकि संसार उन्हें क्या लगता, धोखे की टट्टी, यानी कि बुरा लगता। क्यों? क्योंकि संसार ने उनको धोखा दिया, उन्हें ऐसा लगता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके आगे जाने की झूठी बात कहा करती। दादी का दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डावाडोल कर दी। अब क्या हुआ कि दादाजी ने दादी को धोखा दिया। दादी को इस बात का बड़ा ही गुस्सा रहता था अपने मन में, क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते, और वो कहते थे कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, जबकि वो आते नहीं थे। तो ये एक प्रकार का झूठ था, धोखा था। तो दादी को ये बात बहुत बुरी लगती। जब दादा की मृत्यु हो गई तो कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह, कुकुरमुत्ते की तरह, आपने देखा ना, कुकुरमुत्ता बरसात में जहाँ तहाँ हो जाता है, घास में और कूड़े करकट के ढेर में, यानी कि, तो यहाँ पर कुकुरमुत्ते कहने का मतलब है कि जो तरह तरह के लोग होते हैं ना, बात बनाने वाले, वो भी उनकी दादाजी की मृत्यु के बाद बढ़ गए, क्योंकि वो अलग अलग तरह की बातें कहने लग गए दादाजी के बारे में। जैसे मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। और जब वो जो उनके दोस्त थे, सामने तो अच्छा कहते थे और वैसे हमेशा तैयार रहते थे उनके संग लड़ाई करने को, तो ऐसे दोस्तों ने जो है उनकी स्थिति को और भी खराब कर दिया, दादी की स्थिति को, दादा के मरने के बाद। ठीक है। दादा दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब देखिए क्या हुआ, जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध कर्म में जो भी पैसा लगना था तो लेखक के पिता ने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा व्यय, यानी कि खर्च कर दिया, जो दादी को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो घर का पैसा नहीं था। दादी अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ यानी कि जाड़ों के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसता पड़ता। शाम को हाथ जोड़कर बैठी है। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। अब देखिए, जब दादाजी चले गए, उनका श्राद्ध कर्म पूरा हो गया, तो भी दादी अक्सर उदास ही रहा करती थी। तो एक दिन देखा कि बहुत कड़ाके का ठंड पड़ रही है, हड्डियों में घुसने वाली ठंड हो रही है, इतनी कि पछुआ हवा चल रही है, तो और पाला पड़ रहा है बाहर, फिर शीत लहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उससे सारा शरीर ऐसे हिल रहा है कि पूछो नहीं, झुरझुरी सी हो रही, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं ना, और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि शाम को दादी जो है एक कोने वाले कमरे में एक बड़ा सा संदूक है, उसके ऊपर दिया जलाया है और वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठी है। मैंने उनकी स्नेह कातर आँखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। अब मैंने देखा कि जब दादी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में उनकी आंखों से कभी आंसू बहते नहीं देखे, लेकिन दादाजी के मरने के बाद उनकी आंखों से मैंने आंसू बहते हुए देखे, तो मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। हालांकि मेरा मन नहीं था वहाँ बैठने का, लेकिन फिर भी बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जैसी मेरी दादी माँ ने आंखें खोली, हाथ जोड़ी और आंखें बंद थी ना, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो मैंने धीरे से कहा, दादी माँ,
क्या हुआ रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ दादी माँ एक बात पूछूं तो बताओगे? तो बताओगी ना? मैंने उन्हें स्नेहपूर्ण आंखों की ओर से देखा। तो उसने क्या कहा कि अब लेखक को थोड़ा डर भी लग रहा था कि दादी माँ ऐसे क्यों बैठी गीले कपड़ों में और हाथ जोड़ के दीपक जला के, है ना, और रो रही है। तो इस बात से लेखक परेशान था। तो उन्होंने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं तो आप मुझे बता दोगी? मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा, तो क्या है पूछ? दादी माँ ने क्या कहा, क्या है पूछ? तुम रोती थी। दादी माँ जी मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ से जब मैंने पूछा कि दादी माँ तुम रो क्यों रही थी, तो दादी माँ हंसने लगी और बोली कि तुमने तो अभी अभी खाना भी नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खा लेते हैं। तो मैंने दादी माँ से कहा, दादी माँ ये गीली धोती तो बदल लो। हम्म सारी मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचते रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब देखो, ज़बरदस्ती मेरी दादी ने अपने गीले कपड़े नहीं बदले और वो कहने लगी, मुझे तो ठंडा गर्म लगता ही नहीं है, और सीधे मुझे खींच के रसोई में ले गई और वहाँ मुझे खाना खिलाया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में देखा बच्चे ने, लेखक ने, कि चारपाई पर उसके पिताजी बैठे हैं और उसके किशन भैया बैठे हैं और बहुत, मतलब मन में कुछ सोच रहे हैं। मन में कुछ सोच रहे हैं। सोच रहे हैं क्या? दूसरा चारा ही क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपए कोई देता नहीं, कितने के तो अभी बाकी हैं, पिछले बाकी हैं। वे वे रोने रोने से हो गए। अब जब दोनों पिताजी और भैया बैठे हुए हैं और वो कुछ सोच रहे हैं, तो उतने में पिताजी बोले कि दूसरा चारा भी क्या है, रुपए तो हमें अब कोई देता नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चा कर दिया उन्होंने पिताजी के श्राद्ध में, है ना। बोले कितनों के रुपए तो अभी देने बाकी हैं, क्योंकि दूसरों से मांग के उन्होंने श्राद्ध कर्म में पैसा लगाया था। अब फिर उसकी इतना कहने के बाद उनके पिताजी का जो मुंह है वो रोने जैसा हो गया। रोता क्या है रे, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। अब देखिए क्या हुआ। जब पिताजी के रोने जैसा मुंह हो गया, तो दादी बोली, तू क्यों रोता है? मैं तो अभी जिंदा हूँ, यानी कि मैं तेरे ऊपर बड़ी हूँ, तो मैं इस समस्या का समाधान करूँगी। तो दादी ने क्या करा, अपना एक बड़ा सा संदूक होता है, यानी कि एक बक्सा, उसको खोला और उसमें से एक चमकती चीज़ निकाली। वो चमकती चीज़ क्या थी? दादी जी के कंगन थे। और वो क्या बोली कि तेरे दादा ने मुझे शायद इसी दिन के लिए ये कंगन पहनाए थे। और उसके बाद उनका गला भी भर आया, यानी कि रोने का जैसा हो गया। ठीक है। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते थे बेटा। तो यानी कि वो अब क्या कहने लगी कि तेरे दादाजी ने सब कुछ सोचा होगा, है ना। तो वो कहने लगी, मैंने इसलिए इसको हमेशा सहेज कर रखा कि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दिए हैं और ये हमारे वंश की निशानी है, तो मैंने इनको सहेज कर रखा है, क्योंकि पुराने लोग सब कुछ सोच समझ के ही लेते थे उस समय, सामान जो भी खरीदते थे। तो सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काले काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब जब उन्होंने देखा कि दादी माँ ने अपने इतने बरसों से संभाले हुए कंगन, दादाजी की दी हुई निशानी पिताजी को दे दी, तो मुझे दादी जो है बिल्कुल ऐसा लगा जैसे साफ भ्रष्ट हो। मतलब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मतलब वो एक बहुत अच्छी देवी जैसी लगी मुझे उस समय। और देखते ही देखते मेरे आगे से जो धुंधली छाया दिख रही थी वो गायब हो गई, विलीन हो गई, यानी कि गायब हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि दोपहर हो गई है, और उतने में एक कौवा जो है उड़ते उड़ते, एक गंदा सा
गंदे पंख फैलाए हुए एक कौवा मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार क्या होता है? किशन भैया का पत्र देख के हाथ काँप ही रहा है और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनों से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो जिस समय लेखक सारी घटना आपको बता रहा था, उसे धूमिल सी छवि दिख रही थी, उस समय लेखक के जो भाई हैं किशन भैया, उन्होंने एक पत्र भेजा था जिसे लेखक पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद उनका हाथ जो है कांपने लगा। क्यों? क्योंकि काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई। इसे लगता था कि काली चींटियाँ एक लाइन में चल रही थी, अचानक से गायब हो गई। धूमिल हो गई मतलब गायब सी हो गई। अपनी आँखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मन बार बार अपने आप से पूछ रहा था कि अरे क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, मतलब जिंदा नहीं रही, वो स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि वो स्वर्ग सिधार गई। तो बच्चों, यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है।